यहाँ मंत्री नहीं है तो बात कौन सुन रहा है? तो मंत्री जी का बैठना जहाँ जरूरी है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है, कटौती प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो रही है और माननीय मंत्री जी अंदर है नहीं, तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है। तो किसको सुनाएं? उप मुख्यमंत्री वो भी कौन सुन रहा है, मैं जानता हूँ। इनका भी हमारे जैसे ही हाल है। बेचारे मेरे को तरस आता है, बोले करें क्या, मित्र हैं, दोस्त हैं हम। अब सर ये बात बनेगी कैसे, ये आप बताइए ना जी, इसका कोई व्यवस्था दें हमें कि मैं बोलता रहूं ऐसे। नहीं, यहाँ होना चाहिए, मंत्री के बिना कैसे चलेगी बात? कटौती प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह जी। सभापति महोदय, ये जो कटौती प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया है, लेकिन मैं ये कटौती प्रस्ताव के ऊपर विपक्ष के लोग बात रखते हैं और माननीय मंत्री जी को वो बात सुननी पड़ती है और उसका जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ मंत्री नहीं है तो बात कौन सुन रहा है? तो मंत्री जी का बैठना जहाँ जरूरी है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है, कटौती प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो रही है और माननीय मंत्री जी अंदर है नहीं, तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है। तो किसको सुनाएं? उप मुख्यमंत्री वो भी कौन सुन रहा है, मैं जानता हूँ। इनका भी हमारे जैसे ही हाल है। बेचारे मेरे को तरस आता है, बोले करें क्या, मित्र हैं, दोस्त हैं हम। अब सर ये बात बनेगी कैसे, ये आप बताइए ना जी, इसका कोई व्यवस्था दें हमें कि मैं बोलता रहूं ऐसे। नहीं, यहाँ होना चाहिए, मंत्री के बिना कैसे चलेगी बात? कटौती प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो रही है। कोई आ जाएंगे। आप ऐसे बोली जा रहे हो, नोट कर रहे हैं। रैली का क्या मतलब है? मंत्री या प्रेजेंट है, मंत्री बीमार थोड़ा है, मंत्री बीमार है, कोई आपकी कोई इमरजेंसी काम है? ये कटौती प्रस्ताव ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। आप संसदीय मंत्री हैं, बताइए मेरे को, आप ये कटौती प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है या बाहर बैठना इंपॉर्टेंट? तो बैठ जाता हूं मैं, जब आ जाएंगे वॉशरूम से बोल दूंगा। नहीं, ये वॉशरूम कौन सा, इतना लंबा वॉशरूम कहाँ होता है? क्या होगा, आप 15 मिनट हो गए हुए उनको। विक्रम जी आप बोलिए। कोई बात। सभापति महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र 103 किलोमीटर लंबा है और जिस प्रकार से आदरणीय अनिल जी बता रहे थे कि हमारे विधानसभा क्षेत्रों में और खास करके हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कों का, पुलों का बहुत महत्व है और हमारे यहाँ पिछले 5 वर्षों में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी ब्रिज, जो लगभग 65 करोड़ रुपया जिसके ऊपर खर्च हुआ है, सेंट्रल रोड फंड का पैसा आया, वो भी लगा है, नाबार्ड के अंतर्गत भी वहां पे सड़कें बनी हैं और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी काफी पैसा वहां पे पिछली सरकार के समय में लगा है। पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों का, पुलों का निर्माण हुआ है। लेकिन इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैं कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलवाना, लो आगे स्वागत है, ध्यान दिलवाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का। मंत्री जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और मैं ये चाहता हूं कि आप अगर सामने बैठेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हमें लगेगा कि आप हमारी बात सुन रहे हैं और उसका कोई ना कोई हल निकल रहा है। एक तो मेरा एक सड़क है रक्कड़ टू शांतला और सीआरएफ के लिए उसको भेजा गया है। मेरे पिछले समय में सेंट्रल रोड फंड में लगभग 8 करोड़ रुपए की एक सड़क आरा चौक टू जोड़वर्ड स्वीकृत हुई और स्वीकृत होने के बाद वो बन भी गई है। लेकिन आपसे जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीआरएफ में जो रोड है जिसका मैं नाम ले रहा हूं रक्कड़ टू शांतला, जिसमें लगभग 13 करोड़ 27 लाख रुपया खर्चा आएगा और ये अंडर कंसिडरेशन है और आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है इस साल में सीआरएफ की जो पैसा आएगा उसमें इसका नंबर लग सकता है।
मैंने आज प्रश्न के माध्यम से भी आपसे निवेदन किया है और कटौती प्रस्ताव में भी मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक व्यवहारिक समस्या है। जब भी सड़कों का, पुलों का काम जो है उसकी स्पीड कम होती है तो उसके बीच में फॉरेस्ट के कारण से जो सारे के सारे विषय आते हैं। आपने आज आश्वस्त भी किया है और आपने आज मेरी बात को ये सारा ध्यान से सुना भी है, लेकिन जो एक टेक्निकल समस्या आती है उसके बारे में मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्शन एक बार में लगेंगे तो फॉरेस्ट की क्लियरेंस करवाने में आसानी रहेगी। अगर ऑब्जेक्शन एक बार में नहीं लगेंगे, और ये जितने भी यहाँ पर माननीय सदस्य बैठे हैं ये देख लें, वहां पे अपने एक एक रोड के ऊपर जो मेरे को पिछला एक्सपीरियंस है उसमें मैं यही देखता हूं कि सड़क का ऑब्जेक्शन जाता है, जाने के बाद दोबारा फिर ऑब्जेक्शन लगते हैं, फिर उनको रिमूव किया जाता है, तीसरी बार फिर ऑब्जेक्शन लगते हैं और वो लंबा प्रोसेस चला जाता है, जिसके कारण से 5 वर्षों के अंदर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात की तरफ ध्यान दें। आप जिस समय बजट के ऊपर बोल रहे थे तो आपने एक विषय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय लिया और आपने बोला कि पिछली सरकार के अंदर रिजेक्टेड और नेग्लेक्टेड लोगों को जो है वो अधिमान दिया जाता था, और मैंने भी उसका जवाब आपको दिया था उस दिन की ऐसा ऐसा सर, अब भी यही हो रहा है। और ये कटौती प्रस्ताव के माध्यम से एक और विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। कोटला बेड़ के अंदर एक्शन का ऑफिस है। पिछली सरकार ने आते ही वहां पे एक्शन पीडब्ल्यूडी का ऑफिस खोला और एक्शन पीडब्ल्यूडी का ऑफिस खोलने के बाद वहां पे एक्शन और बाकी सारे का सारा स्टाफ बैठा, मशीनरी आ गई और उसके बाद एक्शन के दफ्तर वहां बनना चाहिए। उसके लिए 3,62,00,000 रुपया की जो है उसकी डीपीआर बनी और उसके बाद उसका टेंडर हुआ। और टेंडर होने के बाद वो टेंडर जो है उसमें L1 एक पार्टी आ गई है, लेकिन आपके वहां पे जो रिजेक्टेड एंड नेग्लेक्टेड जो नेता लोग वहां बैठे हैं उन्होंने इस टेंडर को अवार्ड नहीं होने दिया। ये पिछले महीने की बात बता रहा हूं, आप पता करिए काइंडली जरूर, एक्शन ऑफिस कोटला बेड़। और वो बोल रहे हैं कि ये एक्शन ऑफिस कोटला बेड़ में नहीं बनना चाहिए, 50 लाख रुपए का इसका प्रावधान भी है, टेंडर हो गया है। और मैंने चीफ इंजीनियर से पूछा कि भाई ये क्यों नहीं कर रहे, आप अवार्ड क्यों नहीं कर रहे? तो अब ये मेरे को पता चला है कि वो जो आपके वहां नेता हैं वो कह रहे हैं कि इसको कोटला बेड़ में नहीं बनाना, इसको वहां से 25 किलोमीटर दूर डाटा सीबा में बनाना है। मेरा आपसे निवेदन है, मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें इंटरवीन करें। आपने ये सारा का सारा दर्द अपने आप बताया है यहाँ पे खड़े होके, तो उसी दर्द से मैं भी पीड़ित हूँ। आप इसको ठीक करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई और इलाज करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि उस इलाज को हम करें, क्योंकि आप हमारे मित्र यहाँ हैं, नौजवान हैं, समझते हैं सारी बातों को, विजनरी हैं। तो ये जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं के बारे में अगर आप चिंता करेंगे तो निश्चित तौर से इसका लाभ होगा। एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी लाभ मिलता है, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, लेकिन पिछली बार ये मंत्री बनने का मौका मिला तो पता लगा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी होता है कुछ। तो उसमें हमने कुछ सड़कों के लिए पैसे की व्यवस्था की है और वो सड़कें जो हैं लगभग उसका 3/4 हिस्सा बन गया है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, कि जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रोड बन रहे हैं, कृपा करके उन रोडों के लिए पीडब्ल्यूडी जो पैसा मांगता है उनको वो पैसा दिया जाए ताकि उन सड़कों को पूरा किया जाए। मैं अंत में ये निवेदन करते हुए कि ये जो अभी यहाँ पे डिस्कशन भी हुई है, पीडब्ल्यूडी के अंदर आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी लगे हुए थे, लगभग पिछले 3-4 सालों से जो काम कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि ये बीजेपी के लोगों ने भर्ती किए थे इसलिए अब इनको हटा दिया जाता है। हटा दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली काम करने के लिए भर्ती जरूरी है। आप अपनी मर्जी से आउटसोर्स के लोगों को भरिए, लेकिन वो जरूरी है सड़कों के रखरखाव के लिए, सड़कों के ऊपर काम करने के लिए ये व्यवस्था देनी अति आवश्यक है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपनी मर्जी से भरिए, अपने लोगों को भरिए, लेकिन आउटसोर्स में पीडब्ल्यूडी के अंदर भर्ती होनी अति आवश्यक है, ताकि वहां पर जो काम चल रहा था वो काम जो है वो बंद ना हो। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको जो मैंने सेंट्रल रोड फंड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विषय में, नाबार्ड के विषय में जो आपको चिंता जाहिर की है, आप इस चिंता को दूर करेंगे और इस कटौती प्रस्ताव में जो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र की बातें रखी हैं आप उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।